वजीर COP27 फोरम इंसानियत की आवाज बनकर उभरा है। सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा अफराद शदीद मुतासिर, 8,000 किलोमीटर सड़कों और 3,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक तबाह हुआ। आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की मदद वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मिस्र में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौसमियाती तब्दीली का बोझ मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। तरक्की पजीर मुल्कों की सलाहियतों में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। गैर मामूली सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली और कमजोर माशरों के इस्तेहकाम के मौजू पर इजलास से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का कसीर उल जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शर्म उल शेख में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी ताउन और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात में मजीद वसअत का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के दरमियान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस उमर बिन दयाल को खत। इमरान खान पर फायरिंग वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन की इस्तदा। कमीशन जिम्मेदारों का तयन करते हुए असल हक़ाइक़ सामने लाए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हक़ाइक़ जानने के लिए भी फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अवाम ने फितना फसाद मार्च को मुस्तरद कर दिया। मुट्ठी भर लोग टायर जलाकर सड़कें बंद कर रहे हैं। चंद फसादियों की वजह से करोड़ों लोग परेशानी का शिकार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और शाहराहों को खाली कराने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों को वज़ीराबाद वाक़या में मुलव्वस करने की कोशिश काबिल मज़म्मत। पूरा मुल्क फॉरेन फंडेड फितने के झूठ, बहतान और फसाद का शिकार है। सहाफ़ी सवाल पूछें तो दुश्मन, FIA, इलेक्शन कमीशन और अदालत सवाल पूछे तो दुश्मन। इक़्तिदार में आने के लिए यह शख्स पूरे मुल्क को आग लगाना और लाशें गिराना चाहता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। परेशान की तो सुबह में 3 घंटे की पहुंची होते साडा क्या है मुल्क का सानू रास्ते कोई कानून हक नहीं है कोई गुजरना। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों और रावलपिंडी में PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज। बुजुर्ग खातून PTI रहनुमाओं पर बरस पड़ी। 3 घंटे से भटक रही हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, मुसाफिर परेशान, कारोबारी तबका नाना, मरीज बेहाल। फिस्ताए मोदी हुकूमत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में कभी कामयाब नहीं होगी। शहीद अली गिलानी की रहायशगाह को जब्त करना हिंदुत्व हुकूमत की घिनौनी साजिश का हिस्सा है। तमाम नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहिब में इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज नगर कीर्तन के जुलूस में हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। बेहतरीन इंतजामात पर सिख यात्रियों का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अमरीका में वस्त मुद्दत इंतखाबात। ईवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों के लिए वोटिंग। 36 रियासतों के गवर्नर्स का इंतखाब भी किया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि तमाम मुमालिक मुश्तरका जिम्मेदारी लें। शर्म उल शेख में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी आलमी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहसास है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स का क़याम वक्त की जरूरत है। खिताब की मजीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीर अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि COP27 फोरम इंसानियत की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले मुल्कों को अपने वसाइल से इस चैलेंज से नबर्द आजमा होना पड़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली से आज पाकिस्तान मुतासिर हुआ है तो कल कोई और मुल्क भी इससे मुतासिर हो सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात से मुतासरा मुल्कों के लिए ज्यादा वसाइल दरकार हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाइस पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस बड़े सैलाब से 8000 किलोमीटर तवील सड़कें, 3000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। It was a man-made disaster. We are thankful to international community for helping us in this difficult time. But the gap is humongous. The gap is widening by the day. Therefore, it is the duty and responsibility of Global North to understand our difficulties and our plight. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने कई साल इस अहम मसले पर बहस की है, ताहम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद नागुज़ीर और ग्लोबल रिस्क इंडेक्स का क़याम जरूरी है। The global goal on adaptation needs to be prioritized both in terms of financing and timelines. Loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. Climate finance must be clearly defined. A global climate risk index of all parties of the UNFCCC must be created under the auspices of the UN system. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी आलमी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहसास है। हम कार्बन के अखराज में मजीद कमी के लिए भी पुरअज़्म हैं। आलमी बरादरी को आम आदमी की फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर दरकार हैं। सैलाब के बायस गंदम, खुर्दनी तेल और दीगर अशिया दरामद करना पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ इतनी बड़ी तबाही, वसाइल की कमी और दूसरी जानब दरामदी अखराजात बड़ा चैलेंज हैं। आलमी बरादरी को सैलाब मुतासरीन के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना होगा। उन्होंने COP27 की मेजबानी पर मिस्र के सदर को मुबारकबाद पेश की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आलमी रहनुमाओं का कहना था कि माहौल को दरपेश बढ़ते हुए खतरात पर काबू पाने के लिए इज्तिमाई इक़दामात वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें कुराए अर्ज पर इंसानी बका के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। मोहम्मद नवीर अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली का बोझ बराबरी की बुनियाद पर नहीं, मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। ये मौसमियाती इंसाफ का मामला है। उन्होंने ये बात शर्म उल शेख में मौसमियाती तब्दीली और कमजोर माशरों के इस्तेहकाम के मौजू पर नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा राउंड टेबल इजलास की मुश्तरका सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक की सलाहियत में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से बहाली के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। इस बारे में तफसील जानते हैं रियाज बरकी से। माहौलियाती तब्दीली और कमजोर तबके की पायदार तरक्की से मुतालिक होने वाली आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुरका को पाकिस्तान में सैलाब की तबाही, रिलीफ और बहाली के कामों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का फजा में कार्बन अखराज 8.8% है, जबकि हम माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले मुल्कों में सिर्फ फहरिस्त हैं। माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि दुनिया इस चैलेंज से निमटने में पाकिस्तान की मदद करे। To handle it alone. It has to be a combination of our efforts. We have already repurposed and redirected towards meeting this challenge. माहौलियाती तगय्युरात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो हम तक महदूद नहीं रहेगा। नाइजीरिया समेत दुनिया के कई मुल्क इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। मरबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग वक्त की जरूरत है। To make sure that no one is left behind, climate finance
is integral to inclusive, adaptive, and resilient recovery in climate-devastated global south. Financing will be a crucial element in Pakistan's climate action journey and implementation of NDCs. नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए कहा कि आलमी मालियाती इदारों का ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों की मदद हो सके। I agree with the Prime Minister of Pakistan that countries experiencing what you have experienced, Prime Minister, need urgent help in different settings, from financial institutions. We should look into the debt question and other measures that can take you through this kind of extraordinary period. And there needs to be mechanisms through the UN and the World Bank and financial institutions and for supporting countries to address this urgency. कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करनी है जो आफात से महफूज हो और तरक्की पजीर मुल्कों को वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाई जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया कि वो माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों की इमदाद में इजाफा करें। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शर्म शेख। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कसीरुल जहद शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का एआदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया है कि सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने में मुआवन होगा। सऊदी क़यादत की जानिब से कुदरती माहौल को महफूज बनाने से मुतालिक इक़दामात के पूरे खित्ते पर दूररस नताइज मुरतब होंगे। इस बारे में तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मशरिक वस्ता के लिए इको सिस्टम की बहाली का अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हमें माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने में माविन हो सकता है। The earth has been calling for action, but we, it seems, have decided to learn the hard way. An initiative like the MGI is one big step in the right direction. This outstanding and wonderful endeavor is a landmark reminder of Your Highness's dynamic leadership on areas that are vital for human survival, regional rejuvenation, and a seed of much needed hope for a world looking for a greener, more biodiverse future. Nature-based solutions are also at the heart of my country's ambitious climate action agenda. वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले कुदरती माहौल और जंगली हयात के बचाव और ग्रीन पाकिस्तान जैसे मंसूबों से गहरी मुमासलत रखता है। The objectives of the MGI are aligned with the objectives of Pakistan's National Forest Policy and the Green Pakistan program, which is focused on protecting, enhancing and managing our forest, wildlife and ecosystem by 2030. वज़ीर आज़म ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के तहत मरबूत माहौलियाती इक़दाम की फ़ालियत पर वली अहद की काविशों को सराहा और सऊदी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल मावनत का यकीन दिलाया। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान शर्म शेख में होने वाली मुलाकात में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान कसीरुल जहद शराकतदारी को मजीद तक़वियत देने के अज़्म का इजहार किया गया। COP27 समिट के मौके पर मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को मजीद बढ़ाने समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अमर का इयादा किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने बरादराना रवाबित को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। वजीर आजम ने मुमलिकत में काम करने वाले 20 लाख पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब की मेहमान नवाजी और ताउन को भी सराहा, जो दोनों बिरादर ममालिक की तरक्की, खुशहाली और इक्तसादी पेशरफ्त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के पाकिस्तान के आइंदा दौरे के हवाले से वजीर आजम ने कहा कि उन्हें एतमाद है कि ये दौरा बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने में माविन होगा। उन्होंने बिलखसूस दोनों बिरादर मुल्कों के अवाम के बाहमी मफाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए सऊदी अरब की इमदाद को सराहते हुए वजीर आजम ने कहा
کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ بالخصوص ترقی پذیر ممالک میں ماحولیاتی سبب سے ہونے والے ضیاع اور نقصان کی مالی اعانت پر توجہ دینے کے حوالے سے COP27 اجلاس کے ٹھوس نتائج برآمد ہوں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مصر میں عالمی کانفرنس کا دوسرا روز ماحولیاتی خطرات کے خلاف عالمی ڈھال کے طور پر نقصانات اور ضیاع پر تعاون میں اضافے کے موضوع پر اعلیٰ سطح گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جرمن چانسلر اور گھانا کے صدر نے اس کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں میں مالی وسائل کو مربوط اور متحرک کرنے کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ نقصانات پر ایکشن اور معاونت کو بڑھانے، موسمیاتی خطرات کے خلاف عالمی شیلڈ کے موضوع پر اعلیٰ سطح گول میز کانفرنس کی میزبانی جرمن چانسلر اولاف شولز اور گھانا کے صدر نانا اکوفو ایڈو نے مشترکہ طور پر کی۔ کانفرنس میں کئی ملکوں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شرکاء کو پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال اور بحالی و تعمیر نو کے لیے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ماحولیاتی رسک سے نمٹنے کے لیے گلوبل شیلڈ کی اہمیت کو سراہا اور کہا کہ ماحولیاتی تغیرات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر یکجہتی اور تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں فنانسنگ کی سہولت، تباہی اور نقصانات سے نمٹنے کے لیے مالیاتی وسائل کو متحرک کرنے کے لیے بروئے کار لایا جائے۔ وزیر اعظم نے COP27 کے بروقت انعقاد کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ COP27 کے موقع پر جرمن چانسلر اولاف شولز کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی سمیت باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اور جرمنی کو مختلف شعبوں میں نوجوانوں کو مواقع دینے کے لیے وسیع تر تعاون کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے جرمنی کی جانب سے پاکستان کو برسوں سے دی جانے والی تکنیکی تربیت، یورپی یونین میں GSP+ حیثیت کے لیے حمایت اور سیلاب زدگان کی مدد پر جرمن چانسلر کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے، خاص طور پر کلائمیٹ جسٹس اور ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں نقصان اور تباہی سے نمٹنے کے لیے COP27 کو دلیرانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی افغان عبوری حکومت کے ساتھ مسلسل بات چیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جرمن چانسلر نے افغانستان میں نمائندہ حکومت اور انسانی حقوق کے احترام کے اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے جرمن چانسلر کی توجہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجے میں علاقائی امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ عالمی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روٹے کے درمیان شرم الشیخ میں ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کا عالمی سطح پر کاربن گیسوں کا اخراج میں 47% حصہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا کاربن اخراج میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن اس کا شمار شدید متاثرہ ملکوں میں ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے عالمی سطح پر اٹھنے والی آوازوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے وقار حیدر۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے میں امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک 47% ضرر رساں گیسوں کا اخراج کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیلاب، ہیٹ ویو، خشک سالی اور گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا، یہ سب موسمیاتی اثرات ہیں جن سے پاکستان خطرے سے دوچار ہے۔ پاکستان کو گزشتہ 2 دہائیوں میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق 152 انتہائی واقعات کا سامنا کرنا پڑا اور گلیشیئرز، لیک آؤٹ، برسٹ فلڈز میں 300% اضافہ ہوا ہے، لیکن اس موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، جو کہ کاربن کا اخراج ہے۔ پاکستان میں تھرکول کے اتنے ذخائر ہیں کہ آئندہ 300 سال تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی کے مطابق صرف تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ذخائر 50 ارب ٹن تیل کے برابر ہیں، جو سعودی عرب اور ایران کے تیل کے مجموعی ذخائر سے زیادہ ہیں۔ یہ ذخائر 2
2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के बराबर हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा गैस ज़खायर से 68 गुना ज्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान माहौल की हिफाजत के लिए अपने कोल के ज़खायर को भी पूरी तरह बरोए कार नहीं ला रहा। इसके अलावा पाकिस्तान सोलर और विंड के जरिए अपनी तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए कोशा है, ताकि माहौल को महफूज बनाया जा सके और माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान को अपने तय कम किया जा सके। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर आख़िम श्टाइनर ने शर्म अल शेख में मुलाकात की और मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर मनफी असरात और हालिया सैलाब की तबाहकारियों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मुतासरीन की बहाली और इमदाद की फराहमी से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की जानिब से भरपूर इमदादी सरगर्मियों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिन दयाल से इस्तदा की है कि इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हालात अमन आमा और रियासती सलामती के लिए संगीन खतरा है। जुडिशल कमीशन जिम्मेदारों का तयन करते हुए असल हक़ाइक़ सामने लाए। वज़ीर आज़म ने यह भी इस्तदा की कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हक़ाइक़ जानने के लिए फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। मज़ीद तफसील बता रहे हैं इमरान मनसूब खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीराबाद में इमरान खान के जुलूस में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े से मुल्क हिजानी कैफियत और अमन मान के बहरान का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जिम्मेदारों का तयन करे और असल हक़ाइक़ सामने लाए। मौजूदा हालात अमन आमा और पाकिस्तान की रियासती सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म ने खत में लिखा है कि कारवान की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी। हिफाजत के लिए मुरव्वजा हिफाजती इक़दामात और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल दरामद, हादसे के अपने हक़ाइक़, एक से ज्यादा शूटर्स की मौजूदगी की इत्तला, जवाबी फायरिंग, मजमूई तौर पर निशाना बनने वालों की तादाद, उनके जख्मों की नौयत से मुतल्लिक हक़ाइक़ क्या है और क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने मुरव्वजा तफ्तीशी तरीक़ाकार को इख्तियार किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाब्ते की क्या खामियां और कमजोरियां सामने आईं। ज़ाब्ते की इन कोताहियों का जिम्मेदार किन इंतजामी हुकाम, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के उहदेदारों को ठहराया गया। क्या वक़ूअ की तहकीकात के अमल में दानिस्ता रुकावटें डाली जा रही हैं? अगर रुकावटें डाली जा रही हैं तो ये अनासर कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यह कातलाना साजिश थी जिसका मकसद वाकई पीटीआई चेयरमैन को कत्ल करना था, या ये महज एक फर्द का इकदाम था? इन दोनों सूरतों में से किसी एक के भी जिम्मेदार अनासर कौन है? कानून की हुक्मरानी के मफाद की इस दरखास्त के अमल पर वफाकी हुकूमत मशकूर होगी और इस मकसद के हसूल में कमीशन को मुकम्मल मावनत फराहम करेगी। खत में लिखा है कि पीटीआई लीडर्स जहर आलूद तकरीर कर रहे हैं। पुरतशद्दुद हंगामा आराई से रियासत, अफरा तफरी और शहरियों की जानो माल को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान और आलमी मीडिया में इसकी कवरेज हो रही है। 72 घंटे गुजरने पर वक़ूए की FIR तक दर्ज न हुई। पीटीआई के मातहत पंजाब हुकूमत ने बदकिस्मती से तहकीकात में इन कानूनी तकाजों को महलूज़े खातिर नहीं रखा जिन पर ऐसे वाक़यात में अमल किया जाता है। अफसोसनाक अमर यह है कि क्राइम सीन यानी जाए वक़ूअ को महफूज नहीं किया गया। जिस कंटेनर पर यह वाक़या हुआ, लोग जख्मी हुए, उसे भी फॉरेंसिक के लिए तहवील में नहीं लिया गया। पीटीआई चेयरमैन की मेडिको लीगल रिपोर्ट भी नहीं हुई। इमरान खान को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जो कानून के मुताबिक मेडिको लीगल का प्रोसीजर नहीं। वक़ूए के बाद जो तरीकाकार अपनाया गया उससे शक है कि पंजाब हुकूमत और इसके जिम्मेदार शहादतों से गड़बड़ कर सकते हैं। तहकीकात और शहादतें जमा करने के मुरवजा तरीकाकार को न अपनाना बदनीयती का मुजाहरा है। वफाकी हुकूमत इस बारे में पहले ही खत लिखकर सूबाई इंतजामिया को अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की सरपरस्ती में शरपसंद निजी व सरकारी इमारतों, गवर्नर हाउस पंजाब और दीगर मकामात पर पुरतशद्दुद हमले कर रहे हैं। रियासती इदारों खास तौर पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किरदार कुशी और बेबुनियाद इल्जामात की गलीज मुहिम चलाई जा रही है। मुसल्लह अफवाज पर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर साजिश करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दुरुस्त हक़ाइक़ के तयन और अवामी एतमाद की खातिर वफाकी हुकूमत की राय में सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनना जरूरी है। इन हालात में इस्तदा है कि वफाकी हुकूमत की इस दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जज साहिबान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो जिम्मेदारों को तयन करे और असल हक़ाइक़ सामने लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिन दयाल को लिखे गए एक और मरासले में इस्तदा की है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हक़ाइक़ जानने के लिए भी फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालत उज़्मा के तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन इन 5 सवालों पर खास तौर पर गौर कर सकता है। अरशद शरीफ ने अगस्त में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया, उनकी बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत फराहम की, क्या कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी और इदारा अरशद शरीफ की जान को खतरे की किसी धमकी से आगाह था? अगर अरशद शरीफ की जान को खतरा था तो बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए, वो क्या हालात और वजूहात थी
جن کی بنیاد پر ارشد شریف متحدہ عرب امارات سے کینیا گئے۔ فائرنگ کے واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ارشد شریف کی موت واقعی غلط شناخت کا معاملہ ہے یا کسی مجرمانہ کھیل کا نتیجہ؟ وزیر اعظم نے مراسلے میں کہا کہ ارشد شریف کی پاکستان سے روانگی سے قبل رابطوں کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کمیشن کی تشکیل ضروری ہے۔ وفاقی حکومت اس سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کرے گی۔ مراسلے میں کہا گیا کہ افسوسناک واقعے کے بعد تجربہ کار افسروں پر مشتمل ٹیم فوری کینیا روانہ کی گئی۔ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنایا تھا۔ ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے سپریم کورٹ سے کی گئی استدعا کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارشد شریف کے جاں بحق ہونے پر وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں پر شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے۔ غیر جانبدار تحقیقات نہ ہوئی تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کا کمیشن تشکیل دینا ضروری ہے۔ عمران مصعب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ نہیں بلکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب وفاق پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ دونوں صوبوں کی حکومتیں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کریں اور مٹھی بھر فسادیوں کو تحفظ دینے سے گریز کریں، بصورت دیگر اس کے آئینی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے شاہ رخ شفیع۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ نہیں بلکہ کے پی کے اور پنجاب کی وفاق پر حملہ آور ہونے کی کوشش ہے جسے ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ نقل و حرکت کو بند کرنا آئین کے آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں، بصورت دیگر اس کے آئینی اثرات مرتب ہوں گے۔ چند 100 شر پسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو، کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے کہ وہ آمد و رفت کے راستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان نے سینئر صحافیوں سے جو بات منسوب کی ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس سے قبل بھی عمران خان اپنی تقاریر کے ذریعے اداروں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ایف آئی اے اس پر مکمل انکوائری کر رہی ہے۔ جو ان کی جو تقریر ہے تو اس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے۔ اگر ان کی پریلیمنری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ سچ اینڈ سچ اوفینسز کے تحت وہ جرم بنتا ہے تو بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا ایف آئی اے جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ وزیر آباد واقعے پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ایف آئی آر کا اندراج قانون کے مطابق ہوا ہے، کسی کی خواہش یا حقائق کے برعکس ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پکڑے جانے والا ملزم سب کے سامنے ہے جس نے موٹیویٹ ہو کر حملہ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آئینی خلا کی صورت میں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے 2 صوبوں میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ اتفاق کے رائے سے کرنا ہے۔ امیر مقام ہماری کابینہ کے ممبر ہیں، ان کی رائے اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل میں کینیا پولیس کا غلط شناخت کا بیان اب تک ہونے والی تحقیقات کے مطابق درست معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ ہم اس کی تہ تک پہنچیں گے، ارشد شریف کے ورثاء کو انصاف فراہم کریں گے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں اور راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا احتجاج عام شہریوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ راستوں کی بندش اور ٹریفک جام سے شہری اذیت کا شکار ہے۔ تاجر برادری نے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے معمولات زندگی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹریز کو اقدامات کے لیے ہدایات جاری کرتی ہیں۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے ارشاد قریشی۔ کبھی وہ جڑے مذہبی نہ ہو جاندے نے کوئی شرم ہوندی ہے انہاں دا کھانا خراب ہوئے اللہ کر کے پریشان کی تو صبح میں 3 گھنٹے کی پہنچی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر وزیر آباد میں حملے کا مقدمہ درج ہو چکا، مگر پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ کی سیاست عوام کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ شہری بھی اب چیخو پکار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پریشان کی تو صبح میں 3 گھنٹے کی پہنچی ہوگی۔ ساڈا کیا نہ ملتا سی سانو راستے کوئی حق نہیں ہے تو گزرن نا۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجروں نے بھی ایسی سیاست سے توبہ کر لی جس سے معیشت کا پہیہ جام ہونے کو ہے۔ حیدر آباد، شمشاد آباد کے ہمارے جو کاروباری بھائی ہیں، جو تاجر ہیں، وہ گزشتہ کئی دنوں سے شدید اذیت کا شکار ہیں۔ لاکھوں کے لوگوں کے روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم انجمن تاجران راولپنڈی کی طرف سے، پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کی طرف سے
ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे हमारे बाजारों को साफ किया जाए, यहाँ पे हमें कारोबार करने का मौका दिया जाए। इंतजामिया और पुलिस के एहलकार हैं वो ये चंद शरपसंद लोगों के अलहकार बने हुए हैं। दुकानों के पास, हमारे शोरूम्स के पास, वहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है। जब क्रिकेट से तंग आ जाते हैं अपनी टायर जला के बैठ जाते हैं और चंद लोग ये काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ इंतजामिया से कि खुदारा के होश के नाखून में ये ना हो कि ये जितने दुकानदार हजरात हैं ये अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल आए तो कोई मसला हुआ तो उसके जिम्मेदार इंतजामिया होगी। पीटीआई के कारकुनों ने वफाकी दारुल हुकूमत को मिलाने वाली अहम शहरा मरी रोड पर एहतजाजी कैंप लगाकर मरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ट्रैफिक में फंसे शहरी मोटरसाइकिल्स फुटपाथ पर खींचते दिखाई देते हैं। खवातीन, बच्चे सब परेशान हैं, मगर पीटीआई के एहतजाजी कारकुन हैं कि मैं ना मानू हार पर डटे हैं। इरशाद कुरैशी, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ारत दाखिला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को जरूरी इकदाम के लिए हिदायत जारी करती हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि छोटे छोटे जत्थों की जानिब से शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम नजर आ रही हैं और इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। मरासले में कहा गया है कि सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर एहतजाज पर काबू पाकर रास्ते खुलवाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की अपनी मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। गुलाम महमूद डोगर की खिदमात वफाक के सपुर्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर अमल दरामद न करने पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। इस बारे में तफसीलात जानते हैं नवीद हयात से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से मुअत्तली के इकदाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास नहीं है। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने वफाकी हुकूमत की तरफ से मुअत्तली के नोटिस के बावजूद पंजाब से चार्ज नहीं छोड़ा और हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुअत्तली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिस पर अदालत आलिया ने उनकी दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुतलका फोरम से रुजू करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से सीसीपीओ लाहौर को 2 मरतबा नोटिस जारी किए गए कि वो अपने अख्ते को फौरी छोड़ें और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करें, जिसे गुलाम महमूद डोगर ने मुसलसल नजरअंदाज किया। बताया जाता है कि गुज़श्ता चंद रोज पहले जब तहरीक इंसाफ की जानिब से गवर्नर हाउस पर हमला किया गया तो सीसीपीओ लाहौर गवर्नर हाउस को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रहे। इन पे सियासी कारकुनों पर गैर कानूनी मुकदमात बनाने के भी इल्जामात हैं और एक सियासी जमात के आलाकार के तौर पर इंतकामी कार्रवाइयां करने के सबूत भी मौजूद हैं। किसी भी सरकारी अफसर को यह हक हासिल नहीं है कि वो सरकारी अहकामात की परवाह किए बगैर अपने काम जारी रखें। सरकारी अफसरान इस बात के पाबंद होते हैं कि वो हुकूमत वक्त के अहकामात पर मिनवन अमल करें और कानून के दायरे में रहते हुए अपने फराइज मनसबी अदा करें। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आईजी पंजाब पुलिस ने इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग से मुतालिक एफआईआर के इंदराज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। लाहौर रजिस्ट्री में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वजीराबाद सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में इक़दाम कत्ल की दफा 302 और 324 के साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज आईजी पंजाब पुलिस को कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीराबाद वाक़े में सीनियर सहाफ़ियों हामिद मीर, मुर्तज़ा सोलंकी और वक़ार सत्ती को इमरान खान की जानिब से मुलव्वस करने की कोशिश की मज़म्मत करते हुए कहा है कि सियासत करें, फसाद, फितना और इंतशार न फैलाएं। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत में रहकर सहाफ़ियों पर हमले किए और अब उन पर मुकदमे कर रहे हैं। सियासी मुखालफत करें, मुल्क दुश्मनी न करें। इक़्तिदार में आने के लिए पूरे मुल्क को आग लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान फॉरेन फंडेड फितने के झूठ, बहतान और फसाद का शिकार है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सहाफ़ी सवाल पूछें तो दुश्मन, FIA, इलेक्शन कमीशन और अदालत सवाल पूछे तो दुश्मन। फॉरेन फंडेड फितना आज तक अपने खिलाफ किसी कानूनी केस में पेश नहीं हुआ। नाजरीन, चेयरमैन PTI इमरान खान कातिलाना हमले में मोरद इल्जाम ठहराने वालों के खिलाफ सबूत देने से कासिर। अमरीकी टीवी की मेजबान बार बार पूछती रहीं, आप हमले में 3 अफराद के नाम लेकर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, इसके शवाहिद क्या हैं? इस पर चेयरमैन PTI वाकयात का पस मंजर बताते रहे। एंकर ने कहा कि पस मंजर तो मालूम है, बड़े एहतराम से आपसे इल्जामात के शवाहिद का पूछा है। बार बार इसरार पर भी इमरान खान शवाहिद पेश न कर सके और बोले दाएं टांग से 3 गोलियां निकाल ली गई हैं, जबकि बाएं टांग में गोली के टुकड़े अंदर छोड़ दिए गए। मामूल की सरगर्मियां बहाल होने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे।
मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश कल मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। इस मौके पर मुल्क भर में आम तातील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी, काम और फलसफे को उजागर करने और इसमें तफसीली प्रोग्रामों की तैयारी के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है, जो 3 दिन में अपना टास्क मुकम्मल करेगी। कौमी वर्सा और सकाफती डिवीजन कमेटी को मावनत फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार से वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया ग्वांग ज़ीजिन की सरबराही में वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और ताउन को फरोग देने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर खजाना ने वफ्द को कारोबार में आसानी और बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर खजाना ने इदारा जाती इस्लाहात और माशी तरक्की के लिए आलमी बैंक की माली और तकनीकी मदद को सराहते हुए कहा कि जारी मनसूबों को मजीद तेज किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में रेकोडेक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस माहिरीन नहीं के मुआहदे के माली और तकनीकी पहलुओं का जायजा लें। अदालत महज आईनी और कानूनी पहलू देख सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मादनियात एक्ट विफाकी कानून है, सूबाई हुकूमत इसमें तरमीम कैसे कर सकती है। अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि विफाकी और बलूचिस्तान काबीना से भी रेकोडेक मुआहदे की मंजूरी ली गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान के पास नौजवानों की सूरत में बेपनाह इंसानी वसाइल मौजूद है, जिन्हें पेशा वाराना महारत फराहम करके असासा बनाया जा सकता है। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। इस्लामाबाद में न्यू टेक यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि इल्म के बगैर कौमें आगे नहीं बढ़ सकती। माशी तरक्की और माशरती इक़दार के लिए नौजवानों में जदीद इल्म का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि असर हाज़िर में टेक्नोलॉजी की बदौलत इल्म तक रसाई आसान हो चुकी है। दुनिया IT के शोबे में तरक्की कर रही है, हमें भी इस हवाले से इक़दामात करने होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में तरक्की के लिए हमें ख़वातीन को कौमी धारे में लाना होगा। ये इल्म जो है सिर्फ एक छोटा सा कदम आपने उठाया है, जिसके अंदर आपके उस्तादों ने आपको वो रास्ता दिखाया है कि ऐसे दरवाजे खुलते हैं। आप अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करें। ये भी जहन में रखना, सरकार का इस न्यू टेक इदारे के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लिहाजा सरकार के भी आप पाकिस्तान के एहसान फरामोशी कभी भी मत कीजिएगा। आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की तरक्की को, और इस बात का इम्कान है, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इसको बड़ा ताकतवर मुल्क बना दे। तो अल्लाह के बस में तो सब कुछ है, दुआ ही करता हूँ मैं, मगर उम्मीद तो आपसे लगाता हूँ। यूनिवर्सिटी से फारिग और तहसील तलबा ने कहा कि वो तालीम मुकम्मल करके वतन की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। मेरा अपना यही इरादा है कि पाकिस्तान में जो है ना इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन किस तरह की जाए और वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो प्रिजर्व है। ऑलरेडी वर्किंग ऑन माई स्टार्टअप जो कि मेरे कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पे बेस्ड है। आई विल परस्यू दैट। पाकिस्तान की टेक पे इसको कंट्रीब्यूट करूँगी। इंडिजिनस प्रोडक्शन होनी चाहिए पाकिस्तान में, सो आई विल वर्क ऑन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट। जॉब्स के पीछे तो हर बंदा जाता है, तो जॉब्स क्रिएट करने का विजन हमें न्यू टेक ने दिया था, तो इसीलिए हम बिजनेस की तरफ जा रहे हैं सर। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में गोल्ड मेडल और असनाद तकसीम की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में रिलीफ और बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुरुस्त मालूमात और अवाम तक हक़ाइक़ की रसाई से ही माशरे की कामयाबी की समत मुतय्यन होती है। आलमी सतह पर दरपेश तनाज़ात के पुरअमन हल से वसाइल को इंसानी तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए अक़वाम आलम को एक आवाज़ होकर एक मरबूत लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है। बहुत रिलीफ पाकिस्तान की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, NGOs ने, रेड क्रॉस ने और फिलैंथ्रोपिस्ट ने बड़ी मदद की। असल मसला सिर्फ यही नहीं है कि इस तबाहकारी को हैंडल कर लिया जाए, ये मसला इमीडिएट है। हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, मईशत बेहतर कर रहे हैं, और ये जो तबाहकारियाँ हैं इनको हम हैंडल कर रहे हैं, और हमारे रेजिलियंस है, और हम रेजिलियंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं, मगर वो रेजिलियंस बढ़ते रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि इंटरनेशनल हालात के रिपरकशंस आते हैं।
World politicians and world organizations are not doing what is necessary. البتہ میں کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور وہ ہاربنجر بنے کہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد کریں. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ متاثرین سیلاب کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سیلاب سے انفراسٹرکچر، کھڑی فصلوں اور لائیو سٹاک کو پہنچنے والا شدید نقصان سے پیدا ہونے والے غذائی اور وبائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد ناگزیر ہے. فرانس نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کی کاوشوں میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں فرانسیسی سفیر نے کہا کہ پاکستان کو بحالی کے لیے $30 ارب درکار ہیں. صورتحال سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری نے تعاون کیا ہے. فرانس نے 90,000 متاثرین کے لیے €10 لاکھ مختص کیے ہیں. It is indeed a question of solidarity and friendship between our two countries. Pakistan just had its bitter experience, and this global challenge can only be addressed through a collective and common response. Rebuilding, rehabilitating is an obvious urgency, but preventing further climate disasters is more necessary than ever. Yesterday, at the Sharm el-Sheikh COP27, President Macron stressed this obligation for wealthy countries to help and show solidarity, as the Paris Accord provided for. ضلع خیبر میں دھرتی کا ایک اور سپوت دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر قربان ہو گیا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کے بنا پر ضلع خیبر کے علاقے شاخص میں آپریشن کیا. دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک اہم دہشت گرد کمانڈر لیاقت علی عرف شاہین مارا گیا. دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. مارا جانے والا دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھا. فائرنگ کے تبادلے میں صوابی سے تعلق رکھنے والا 28 سالہ سپاہی سلیم خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں قائد حریت شہید سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے کے فسطائی بھارتی حکومت کے منصوبے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت کشمیریوں کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر مجروح کرنے کی بار بار سازش کر رہی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غلام محمد خان سپوری، خواجہ فردوس، دیوندر سنگھ بہل، خادم حسین، سید سبت شبیر قمی اور دیگر حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا کہ اس طرح کے ظالمانہ ہتھکنڈوں کے ذریعے فسطائی مودی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ شہید قائد کی رہائش گاہ کو ضبط کرنا ہندوتوا حکومت کی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے. حریت رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ کشمیری سید علی گیلانی کی رہائش گاہ سے تحریک حاصل کرتے رہیں گے، جہاں سے قائد حریت نے کئی دہائیوں تک جدوجہد آزادی کی قیادت کی. انسانی حقوق کے کارکن اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن انتو نے جموں کی کوٹ بھلوال جیل سے ایک پیغام میں کہا اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری نظر بندوں کو مقبوضہ علاقے میں اپنے اہل خانہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. انہوں نے جیل میں نظر بندوں بھائیوں منظور احمد اور ظہور احمد کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ کا انتقال شپیاں میں ہوا، لیکن انہیں آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے نظر بند تمام کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سید باسط سلطان نے 6 نومبر 1947 کے شہدائے جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری شہداء نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سید باسط سلطان اور دوسرے نے کہا کہ شہدائے جموں کی قربانیاں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں. شہداء کا مشن آج بھی پورے عزم و حوصلے سے جاری ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا کر چکا ہے. ظلم کی سیاہ رات جلد ختم ہوگی اور جموں کشمیر کے عوام آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. باسط سلطان نے کہا کہ پاکستان کی مضبوطی اور استحکام جموں کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے. نیب قانون میں ترامیم سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں کرکٹ سیمی فائنل میچ کا خوب تذکرہ ہوا. وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کل پاکستان کا سیمی فائنل ہے، اس لیے مقدمے کی سماعت نہ رکھی جائے. چیف جسٹس منتاب بندیال نے کہا کہ انہیں تو سیمی فائنل میچ کا علم ہی نہیں تھا، کیوں نہ کل کیس کی سماعت نہ رکھی جائے. درخواست گزار عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ مقدمہ پہلے ہی التوا کا شکار ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ کل سماعت کر لی جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈوکیٹ خواجہ حارث سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ بھی کرکٹ کے شوقین لگتے ہیں، کل کا دن چھوڑ دیں. اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر برا نہ مانیں، ہم میچ دیکھتے رہیں گے، آپ دلائل دیتے رہنا.
चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना कल अदालत के बाहर मैच के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाए। दुआ है कल सेमीफाइनल में पाकिस्तान को फतह नसीब हो। कल मुकदमे की समाअत कर लेते हैं लेकिन जल्द खत्म कर लेंगे। उम्मीद है मैच उस वक्त तक अच्छे हालात में चल रहा होगा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इशारा दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बायस रास्ता बंद होने पर बरहमी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशारा दस्तूर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एहतजाज के लिए रास्ते बंद करने पर सरकारी मुलाजमीन, ज़र इंतजामिया और पुलिस पर बरहमी का इजहार किया और गाड़ियों की गलत पार्किंग पर सरजनिश की। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गलत पार्क की गई गाड़ियां हटाने और रास्ता फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पुलिस और इंतजामिया ने गलत पार्क की गई गाड़ियां लिफ्टर्स के जरिए हटा दी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में इख्तिताम पजीर हो गए। बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि बाबा गुरु नानक की जिंदगी और उनका पैगाम भाईचारे और अमन का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि वो इस मुकद्दस दिन पर दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान में आए सिख यात्रियों का क़याम बेहतरीन गुजरेगा। तफसील बता रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। तकरीबात के आखिरी रोज बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया। गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा कैरा साहब तक निकाले जाने वाले जुलूस में हजारों सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए शिरकत की। हमने इनके लिए ट्रेन के बड़े अच्छे इंतजाम किए, शटल के अरेंजमेंट बड़े अच्छे किए, इनके यहाँ पे लंगर के, रहने के, एक एक चीज का हमने ख्याल रखा। सिख बरादरी के साथ साथ मुसलमानों ने भी जगह जगह नगर कीर्तन पर गुलपाशी की और सिख बरादरी को इनके रूहानी पेशवा के जन्मदिन की मुबारकबाद दी। किस आसान अंदाज से मुसलमान यहाँ पे सिखों की खिदमत पर मामूर होते हैं और इस प्यार और मोहब्बत के पैगाम को फैलाने में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। जुलूस में शरीक मर्दों, खवातीन और बच्चों ने अपने अपने अंदाज में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशियां मनाई। इज्जत मान भी बहुत दे रहे हैं, सत्कार बहुत कर रहे हैं, साड़ी रिस्पेक्ट बहुत हो रही है। सबने बड़ा सहयोग दिया है, लेकिन इतना अच्छा दिया है कि अपने जैसे बच्चों से मिल रहे हैं। इतनी खुशी मिल रही है कि जो भावना थी भगवान गुरु नानक देव जी के दर पर आने की, वो भावना पूरी कर दी है। दुनिया भर अंदरूनी मुल्क से आए हुए सिख यात्रियों ने तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान दी सरकार ने भी बागा बार्डर तो लेके वधिया लंगरां दे प्रबंध और संगतां नूं लेके आउण जाण दे वधिया प्रबंध। बहुत ज़्यादा प्यार है इत्थे दे लोकां विच, बहुत मिठी बोली है, बहुत ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਫੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। I would encourage everybody once in your lifetime to come and see how amazing it is, because I can't put into words like the feeling that it is being here. नगर कीर्तन शहर में वाक़या 7 गुरुद्वारों की यात्रा और वहाँ मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि मजहब खूनरेजी की नहीं, मोहब्बत की तालीम देता है। इस्लाम और सिख मजहब में मुश्तरका चीज़ खुदा की वहदानियत है। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीब का अहवाल राना इफ्तिखार अहमद से। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि बाबा गुरु नानक की तालीमात में इंसानियत को तरजीह दी गई है। विफाकी वज़ीर ने बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बाबा गुरु नानक ने मोहब्बत, अमन और आश्ती का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम बैसियत मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गैर महफूज समझते थे, तो जब पाकिस्तान बन गया तो हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान में चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मसीही बरादरी है, चाहे पारसी है, जितने भी मज़हब बसते हैं उनमें से कोई खुद को गैर महफूज ना समझे।
साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शिजरा मनसब, साबिक रुकने पंजाब असम्बली रमेश सिंह अरोड़ा और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान और सिख बरादरी का रिश्ता बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री पाकिस्तान से मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर जाएं। इससे पहले वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों के लिए सहूलतों का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि सिख यात्रियों को रहायश, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जिन पर वफाकी वजीर ने इत्मीनान का इजहार किया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान के गैर सियासी रवैये से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा और अगर वो अब भी अपने जिद और हरदर्मी से बाज न आया तो मुल्क मजीद सियासी और माशी तरज्जुल का शिकार हो सकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि किसी भी गिरोह या जत्थे को यह हक हासिल नहीं कि वो आवाम के रास्ते बंद करे और अमन आमा का मसला पैदा करे। उन्होंने कहा कि जत्थों का पुरतशद्दुद एहतजाज आइन और कानून के मुनाफी है और उसे रोकना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा मुल्क के दीगर अजला में मौसम खुश्क रहेगा।